भ्रष्टाचार में डूबा मुल्क, नेपोटिज्म में उलझी सियासत और पीढ़ियों का गुस्सा। नेपाल में बगावत की असली वजह क्या? नेपाल की सियासत में गहरे तक बैठकर चुके भ्रष्टाचार ने देश में उद्योग धंधों को चौपट करना शुरू कर दिया। निवेशकों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। इसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ा। बड़ी संख्या में युवाओं ने काम की तलाश में भारत से लेकर मलेशिया और गल्फ का रुख करना शुरू किया। इससे युवाओं में धीरे धीरे सियासत के प्रति नफरत पनपने लगी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मशहूर लेखक बीपी कोइराला ने अपनी किताब नरेंद्र दाई में लिखा है कि हमने सालों तक सहा, चुपचाप बैठे रहे, लेकिन अब गुस्से की ज्वाला बाहर आनी चाहिए। इस समाज की जड़ता ने हमें दबाया, अब विद्रोह का समय है। उन्होंने बेशक इन पंक्तियों को राणा शासन के दमन के विरोध में लिखा था, लेकिन नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखकर लग रहा है कि मानो जैसे उन्होंने दशकों पहले ही नेपाल की इस बगावत की भविष्यवाणी कर दी थी। कोइराला ने अपनी कलम से विद्रोह की जिस अलख को जगाने की कोशिश की, वह काठमांडू की सड़कों पर सुलगती दिखी। नेपाल की सड़कों पर आज विद्रोह का जो बिगुल बजा है, वह सिर्फ युवाओं की अचानक की गई बगावत नहीं है, बल्कि सालों से धधक रहा ज्वालामुखी है जो अब फट पड़ा है। इस हिंसा को बेशक जायज ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन वर्षों के भ्रष्टाचार से लेकर नेपोटिज्म और ज्यादती का हिसाब चुकता करने के लिए युवा सड़कों पर है और हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तभी तो विद्रोही भीड़ मौजूदा हुक्मरानों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार वालों पर हमला करने से भी नहीं चूक रही। लेकिन नेपाल में युवाओं का जो गुस्सा फूटा है, उसकी जड़ें बरसों की नाइंसाफी और हुक्मरान के खिलाफ पनप रहे गुस्से से सींची गई है। चार्ल्स टिली ने अपनी किताब द पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस में भीड़ की हिंसा पर विस्तार से लिखा है। वह लिखते हैं कि भीड़ की हिंसा को अक्सर इरैशनल एक्ट यानी तर्क या समझदारी से परे समझा जाता है, लेकिन असल में ये पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है। उन्होंने बताया है कि हिंसा सिर्फ भावनात्मक या व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के संघर्ष से जुड़ी होती है। ये एक तरह का कलेक्टिव एक्शन है जो समाज में बदलाव, सत्ता की मांग या संसाधनों के लिए किए जाने वाले कंपटीशन से पैदा होता है। सामाजिक आंदोलन दबाए जाते हैं तो हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल आर्थिक और सामाजिक असमानता हिंसा को भड़काती है। टिली इस किताब में रिपर्टोयर ऑफ कंटेंशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हिंसा का स्वरूप समय और स्थान के साथ बदलता है, लेकिन इसके मूल में सामाजिक और राजनीतिक ताकत का संघर्ष होता है। लेकिन सवाल है कि नेपाल में इतने दशकों से आखिर हो क्या रहा था जो लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ इस गुस्से की वजह तो समझ आती है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार पर हमले हैरान करने वाले रहे। इसका जवाब नेपाल में बरसों से हुए घोटालों की गर्त में छिपा है। 1991 में नेपाली कांग्रेस सरकार ने वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया था। मिस्र की कंपनी इंडोट्रांस एयरक्राफ्ट सर्विसेज ने बोली जीती और $1.8 करोड़ में नेपाल को एक AMI-17 हेलीकॉप्टर बेचा। लेकिन जांच में पता चला कि यह हेलीकॉप्टर पुराना और खराब हालत में था। इसकी असल कीमत भी $40 लाख थी। जांच थोड़ा और आगे बढ़ी तो पता चला कि इस डील के बाकी बचे $1.4 करोड़ का कमीशन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के रिश्तेदारों को मिला। ये घोटाला इतना बड़ा था कि कोइराला सरकार गिर गई और नेपाल में जमकर हंगामा बरपा। जांच के लिए कमेटी बनी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके बाद ना जाने कितने ही बड़े घोटाले हुए जिन्होंने नेपाल को दीमक की तरह खा लिया। 1990 के दशक का ही लौडा एयर स्कैंडल काफी चर्चा में रहा। 1999 में नेपाल की रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNSE ने ऑस्ट्रिया की लाउडा एयर से एक बोइंग 767 विमान लीज पर लिया था। तकरीबन $4.5 करोड़ की लागत से 6 साल के लिए सौदा हुआ, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये डील पूरी तरह से घपले से भरी थी। जांच में पता चला कि लाउडा एयर को चुना गया क्योंकि इसमें मोटा किकबैक देने का वादा किया गया था, लेकिन इससे बड़ी चपत ये थी कि विमान की हालत इतनी खराब थी कि इसे बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। इस पर हंगामा इतना बरपा कि जनता सड़कों पर उतर आई
और संसद में जमकर बवाल हुआ 2008 का सूडान घोटाला भी इस फहरिस्त में है। नेपाल पुलिस को अफ्रीकी देश सूडान में यूएन मिशन के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य उपकरण खरीदने थे। इसके लिए नेपाल सरकार ने करीब $3 करोड़ का बजट रखा। एक ब्रिटिश कंपनी को ठेका दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि गाड़ियां खराब क्वालिटी की थी। ये गाड़ियां इतनी खराब थीं कि सूडान में यूएन मिशन ने इन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इस डील में नेपाल पुलिस के कई बड़े अधिकारी और मंत्री शामिल थे। नेपाल पुलिस के तत्कालीन आईजीपी रमेश चंद्र ठाकुरी समेत कई बड़े नाम चर्चा में आए, लेकिन हमेशा के लिए मामले पर हंगामा हुआ और फिर ठंडा पड़ गया। नेपाल की सियासत में गहरे तक बैठ कर चुके भ्रष्टाचार ने देश में उद्योग धंधों को चौपट करना शुरू कर दिया। निवेशकों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। इसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ा। बड़ी संख्या में युवाओं ने काम की तलाश में भारत से लेकर मलेशिया और गल्फ का रुख करना शुरू किया। इससे युवाओं में धीरे धीरे सियासत के प्रति नफरत पनपने लगी। देश में राजशाही के पतन से लेकर माओवादी आंदोलन और लोकतंत्र का पायदान चढ़ने तक देश में सत्ता का स्वरूप तो लगातार बदलता रहा, लेकिन इस सत्ता को वही चेहरे हथियाते रहे, वही पुराने नेता, उनकी पार्टियां और उनके परिवार।